तो आज हम लोग बात करेंगे गुड़ के बारे में। गुड़ में अगर हम आचार्य इस चरक की बात करें तो इन्होंने टोटल गुण जो होते हैं वो 41 गुण होते हैं। इन्होंने श्लोक जो बताया है कि सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्न आत्मतः प्रयादयः गुणाः प्रोक्ताम, तो ये इन्होंने बताया है। तो इसमें जैसे पहला इन्होंने बताया है सा अर्था। सा अर्था में दो शब्द हैं, एक है सा और दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है इंद्रिय। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गए इंद्रिय गुण। इंद्रिय गुण संख्या में होते हैं 5। इंद्रियों के जो गुण हैं, इंद्रियों को जो काम है वो संख्या में 5 होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 इंद्रियां है, जैसे कर्ण इंद्रिय है तो कर्ण इंद्रिय किस काम में आती है? तो कर्ण इंद्रिय शब्द सुनती है। त्वचा इंद्रिय स्पर्श। नेत्र इंद्रिय जो चक्षु इंद्रिय होती है वो देखने का काम करती है, रूप। और जिह्वा रस का ग्रहण करती है, तो रस उसका अर्थ हो जाता है। और गंध नाक के द्वारा लिया जाता है। तो ये 5 गुण हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। दूसरे प्रकार के जो गुण हैं वो है गुरुवादया, यानी कि गुरुवादि गुण। गुरुवादि गुण संख्या में होते हैं 20। और इन्हें और भी जाने कि गुरुवादि गुण को चिकित्सीय गुण भी कहते हैं। गुरुवादि गुण या इन्हीं को हम कहते हैं चिकित्सीय गुण। जब हम आयुर्वेद में चिकित्सा करते हैं तो इन्हीं के द्वारा चिकित्सा करते हैं। इन 20 गुणों के आधार पर ही हम चिकित्सा करते हैं कि अगर किसी के शरीर में स्निग्धता ज्यादा हो गई तो उसके शरीर में रूक्षता उत्पन्न करना है। तो ये जो 20 गुण हैं इनके द्वारा ही चिकित्सा की जाती है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं चिकित्सीय गुण या गुरुवादि गुण। दूसरे हैं इसी प्रकार से परादि गुण होते हैं। परादि गुण को चिकित्सा सिद्धि उपाय भी कहा जाता है। चिकित्सा सिद्धि उपाय भी कहते हैं और ये संख्या में 10 होते हैं। अब इनको उपाय क्यों कहते हैं परादि गुण को? क्योंकि जैसे आप कोई काम करते हैं तो उसमें कोई जुगाड़ लगाते हैं, तो उसी तरीके से हम परादि गुण का प्रयोग जुगाड़ लगाने के लिए करते हैं। इसीलिए इनको कहते हैं चिकित्सा सिद्धि के उपाय। अगर आप चिकित्सा कर रहे हैं तो वो चिकित्सा सफल होगी कि नहीं होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी कि आपने परादि गुणों को किस प्रकार से इस्तेमाल किया है। चौथे नंबर पे आते हैं प्रयत्नात्मक बुद्धि। प्रयत्नात्मा बुद्धि प्रत्यांत, और इसको क्या कहते हैं? आध्यात्म गुण। और आध्यात्म गुण संख्या में 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? तो सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और बुद्धि। तो आध्यात्म गुण यानी कि जिन गुणों के माध्यम से हम आत्मा परमात्मा इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, जिनका प्रयोग हम स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में समझने के लिए, जैसे सुख क्या है, कोई अच्छी चीज, ऐसी वेदना जो आपको अच्छी लगे वो सुख है। कोई ऐसी वेदना जो आपको अच्छी ना लगे वो दुख है। जैसे कोई आपको थप्पड़ मार दे तो दुख है। इच्छा आपकी जो इच्छाएं हों, द्वेष किसी से ईर्ष्या करना, प्रयत्न आप जो कोशिशें करते हैं, और बुद्धि। तो ये जो 6 चीजें होती हैं इन्हें हम आध्यात्म गुण
कहते हैं। अगर टोटल काउंट करेंगे तो 5, 20, 25, 10, 35 एंड 6, 41। तो ये टोटल 41 प्रकार के गुण होते हैं। इसमें फिर कभी कभी आप लोग जब पढ़े होंगे पदार्थ विज्ञान में, तो वहां पर पूछता है फिर सामान्य गुण क्या है। सामान्य गुण होते हैं 35। अब इसको आप जानिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है। सामान्य गुण में एक तो गुणवादी गुण हो जाएंगे, संख्या में गुणवादी गुण होते हैं 20। दूसरे परादी गुण जो कि संख्या में होते हैं 10। और तीसरे इसमें इंद्रिय गुण जो कि संख्या में होते हैं 5। तो ये टोटल 35 गुण जो होते हैं, ये क्या कहलाएंगे, सामान्य गुण कहलाएंगे। सामान्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको हम चिकित्सा में इस्तेमाल करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, जबकि आध्यात्म गुण जो है वो आध्यात्म आत्मा परमात्मा से संबंधित होते हैं, इसलिए उनको सामान्य गुण के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट, कर्म का लक्षण क्या होता है। कर्म का लक्षण, तो इसके लिए आप लोग श्लोक जिसको याद हो पाए तो याद कर सकता है कि प्रयत्न आदि प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। तो जो प्रयत्न आदि कर्म होते हैं उनके द्वारा जो चेष्टा की जाती है उसी को कर्म कहते हैं। प्रयत्न आदि के द्वारा किए गए चेष्टा को कर्म कहते हैं। जैसे आपने अगर किसी एग्जाम्पल देखें, किसी व्यक्ति को गुड़ची दे दिया, गुड़ची सेवन आपने कराया, और इस गुड़ची ने क्या किया है, गुड़ची आपके शरीर के अंदर जाएगी और शरीर के अंदर जाने के बाद में आपके जो इम्यूनिटी वाला सिस्टम होता है उस इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करेगी, यानी कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगी। और उसके कारण से ये फीवर, यानी कि जिसको आयुर्वेद में ज्वर कहते हैं, ज्वर खत्म कर देगी। तो बुखार का उतरना, इम्यूनिटी का बढ़ना, ये क्या है, ये कर्म है। और ये जो चेष्टा, ये गुड़ची ने ये चेष्टा की, गुड़ची जब आपने सेवन किया तो गुड़ची ने ये चेष्टा की कि आपके शरीर के अंदर बुखार को खत्म किया जाए। तो बुखार का कम होना, बुखार का खत्म होना ही क्या है, कर्म है ना। तो जब देखिए आयुर्वेद में जो ये कॉन्सेप्ट है, कर्म क्या है, द्रव्य क्या है, वीर क्या है, विपाक क्या है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनको फाइनली हमको अप्लाई कहाँ करना है, अपने शरीर के अंदर की कैसे हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी होती है, कैसे कोई मेडिसिन हमारे शरीर के अंदर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगी। तो हमको इसीलिए इन सब चीजों को पढ़ना रहता है।
हमेशा कर्म और वीर्य, जब मैं पढ़ाऊंगा द्रव्यगुण सेकेंड ईयर में, जब आप लोग आएंगे तो वहां पर द्रव्यगुण फर्स्ट पेपर में इनके ऊपर पूरा डिटेल अलग अलग चैप्टर ही है। द्रव्य क्या है, वीर्य क्या है, विपाक क्या है, सारा अलग अलग ही चैप्टर बना हुआ है। तो जब आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, तो जब तक आपको आयुर्वेद की कॉन्सेप्ट नहीं पता होगी कि हमारी दवाएं कैसे काम करेंगी, तब तक आप मरीज नहीं ठीक कर पाओगे। क्योंकि आपको कर्म ही नहीं पता है कि हमको गुड़ची खिला के किस प्रकार से क्या, अगर कोई सामने वाला बंदा आपसे पूछ ले कि आप डॉक्टर साहब ये क्या संस्कृत में पढ़ते रहते हैं, द्रव्य कर्म गुड़, इसका क्या मतलब है, मत पढ़िए तब भी। भाई अगर आप ये सब चीजें नहीं पढ़ेंगे, झोला छाप भी बने रहेंगे, तो आदमी गुरुजी किसी को देगा तो उसकी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ना, उसको कर्म के बारे में पता हो जाए ना पता हो। लेकिन आप में और अनपढ़ में यही अंतर है कि हमको दोनों चीजों में डिफ्रेंशिएट रखना है कि हम किस प्रकार से कर्म, अभी ये कर्म का कार्य हो गया। अगर वीर, किसी का शीतल वीर होता है, किसी का उष्ण वीर होता है, तो उन औषधियों में हमको किस प्रकार के वीर्य का इस्तेमाल करना है। जैसे किसी के शरीर के अंदर बुखार चढ़ा है, कई बार आप देखते होंगे कि अगर फीवर आता है तो बहुत गर्मी लगती है, और कई बार आप देखते होंगे कि फीवर आता है तो बहुत ठंडी लगती है। सोचो, शरीर में उसके फीवर ही आया है, लेकिन एक को ठंडी लग रही है, एक को गर्मी लग रही है। तो इसके लिए अब जिसको ठंडी लग रही है उसके लिए उष्ण चिकित्सा होनी चाहिए। जैसे चरक ने बताया कि उसको हम अगरू आदि तेल देंगे, उष्ण चीजें प्रयोग करेंगे। तो हमको ऐसी औषधियां प्रयोग करनी जो उष्ण हो, जैसे कि सौंठ का पानी दे दें, है ना। सौंठ का पानी जो घर में अदरक सूखी हुई होती है उस वो क्या है, गर्म होती है। पिपली, काली मिर्च, ये सब गर्म चीजें हैं, उसको हम इनका काढ़ा पिलाएं। जैसे इस समय हम आयुष काढ़ा, जब कोरोना हुआ तो सबको आयुष काढ़ा हमने खूब पिलाया। क्योंकि कोरोना में क्या था कि उसमें फेफड़े में आपके पानी भरने लगता था, उसमें खूब ज्यादा म्यूकस फॉर्मेशन होने लगता था, जिससे उसको ठंडी भी लगती थी। अब एक मरीज है जिसको गर्मी लग रही है, बुखार आ रहा है, तो हम उसको शीतल औषधियां प्रयोग करेंगे। जैसे उसके लिए मुस्तक का प्रयोग करें, परपट का प्रयोग करें। मुस्तक और परपट शीतल होते हैं और ज्वरनाशक होते हैं। इसी प्रकार से उसको हम चंदन का प्रयोग कराएं। चंदन में क्या है, ठंडा होता है, उसको ज्योतिष्मती तैल ठंडा होता है, ये प्रयोग कराएं। तो जो हम देखते हैं कि अगर हम ये सब चीजें नहीं जानेंगे तो हम आगे जो है बड़ा, हमारे लिए हर एक चीज को फिर हम इस हिसाब से देखने लगते हैं कि यार आयुर्वेद में तो बड़ा गड़बड़ है, सब रटना है, सब ये है। क्योंकि आपको जब तक एक कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, जब तक आप समझ लेंगे नहीं चीजों को, तब तक फिर आपको आयुर्वेद बोरिंग भी लगेगा, चीजें याद भी नहीं होंगी। और हर एक चीज को एक एग्जाम्पल से सेट करके दिमाग में जब याद कर लेंगे तो चीजें बहुत आसान लगने लगती हैं। पदार्थ विज्ञान जब आप पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में अभी पढ़ ही रहे हैं, तो वहां पर पढ़ा होगा कि कणाद, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ भी काम करेगा और वहां पर भी काम करेगा, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिख लें। कणाद जो है ये दर्शन जो होते हैं उसमें से दर्शन के प्रवर्तक हैं। इन्होंने लौकिक कर्म 5 कर्म ऐसे हैं जिनको इन्होंने लौकिक कर्म के अंतर्गत माना है। जैसे कि उत्क्षेपण, अवक्षेपण, ये सब क्वेश्चन आगे पीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कणाद द्वारा कर्म कितने बताए गए हैं। आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये लौकिक कर्म है। जैसे उत्क्षेपण, आप अपनी आंखें बंद किए हैं, पलकों को ऊपर उठा रहे हैं, उत्क्षेपण किसी चीज को ऊपर की तरफ उठाना। जैसे आप अपना हाथ ऊपर उठाएं, तो हाथ उठाना भी तो एक कर्म, एक फंक्शन ही तो हुआ। अवक्षेपण, पलकों को झुका लेना, अवक्षेपण। आकुंचन, किसी चीज को सिकोड़ लेना। प्रसारण, किसी चीज को फैलाना, जैसे हाथ को सिकोड़ लें, हाथ को फैला दें, तो ये क्या है, आकुंचन प्रसारण। गमन, चलना, तो जो चलते हैं वो गमन है। तो ये 5 लौकिक कर्म बताए गए हैं आचार्य
कणाद के द्वारा। कर्म के बाद में एक लक्षण देखते हैं समवाय। समवाय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 101% इस पे 2 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसको श्लोक ही इसका रटे, नहीं रट पा रहे हैं कोई बात नहीं, हिंदी में भी काम चल जाएगा। समवाय क्या होता है? तो समवायो अपृथक भावो, समवायो अपृथक भावो भूम्य आदि नाम गुणयमतः सा नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र द्रव्यम न तत्र अनियतो गुणा, द्रव्यम न तत्र अनियतो गुणा। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को पहले हम देखें कि क्या क्या चीज इसमें बताया गया है। नंबर 1 लिखा है अपृथक भाव। अपृथक भाव, अपृथक भाव का मतलब होता है अलग ना होना, अलग ना होना। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? भूम्य आदि नाम, भूम्य आदि नाम गुणा। भूम्य आदि मतलब पृथ्वी आदि महाभूत के गुण। और तीसरा पॉइंट लिखा है नित्य। नित्य मतलब हमेशा, नित्य हो गया भूम्य आदि नाम। और अपृथक भाव, लास्ट में है तत्र आनियतो, मतलब ये कभी भी अनिश्चित नहीं रहता है, हमेशा निश्चित ही रहता है। लास्ट वाला अगर देखें, आनियतो, आनियतो में लिखा है ना आनियतो, यानी कि अनिश्चित नहीं, हमेशा निश्चित है। अब पहले यहाँ पर हम ये जानें कि जो ये लिखा है भूमि आदि नाम गुणा, पृथ्वी आदि महाभूत के गुण। तो जैसे आकाश महाभूत है, आकाश महाभूत का गुण क्या है? शब्द है। वायु महाभूत का गुण क्या है? स्पर्श। अग्नि का क्या है? रूप है। जल का क्या है? रस है। और पृथ्वी का क्या है? तो गंध है। ये इनके गुण है। तो इसमें अब दोबारा से हम श्लोक पर आए, क्या कह रहा है कि अपृथक भाव जो अलग ना। तो भूम आदि यानी कि पृथ्वी आदि महाभूत जो हैं, उनके जो गुण वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। जैसे आकाश का गुण शब्द है, तो आकाश का गुण स्पर्श नहीं हो सकता, आकाश का गुण शब्द ही है। अगर आकाश महाभूत आपके स्रोत इंद्री यानी कि कान में आकाश महाभूत रहता है, तो कान से हमेशा आप शब्द ही सुनोगे, कान से कभी भी आप देख नहीं सकते हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप कान से देख सकते हो? कभी नहीं देख सकते। वायु का काम स्पर्श है, त्वचा आपकी स्पर्श कर रहे हैं, तो क्या त्वचा पे आप रस ग्रहण कर सकते हो? अगर हम आपकी त्वचा को बढ़िया से लाएं, रसगुल्ला खिलाएं, तो आपकी त्वचा क्या उस चीज को ग्रहण कर पाएगी? रसगुल्ले के टेस्ट को बिल्कुल नहीं ग्रहण कर पाएगी। तो यानी कि जिस महाभूत का जो गुण है वो उसी को ग्रहण करेगा। और ये संबंध कैसा है? ये संबंध नित्य है, हमेशा का संबंध है इन द्रव्यों के बीच में। और ना अनितो
कभी भी ये संबंध अनियत नहीं हो सकता, हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो समवाय के लक्षण में हमने क्या देखे? 3 पॉइंट, अपृथक भाव, नित्य है और ना अनियत हो, कभी भी अनियत नहीं हो सकता। इसको द्रव्य में भी ले सकते हैं, जैसे एक द्रव्य है, द्रव्य का मतलब होता है मटेरियल। देखो एक द्रव्य होता है, एक जगह शब्द लिखा होगा द्रव, द्रव का मतलब होता है लिक्विड, कोई पानी जैसी चीज है लिक्विड, तो दोनों में अंतर है, हमेशा ध्यान रखें। द्रव्य में जैसे अगर हम बात करें शुंठी, शुंठी मतलब सूखी हुई अदरक, ये क्या है? ये एक द्रव्य है। और द्रव्य के अंदर ही क्या रहता है? इसी के अंदर किसी भी द्रव्य में ही उसका रस रहेगा। इसी द्रव्य में क्या है? रस रहेगा, गुण इसी के अंदर रहेगा, वीर्य और इसका विपाक सभी द्रव्य में रहते हैं। ये सभी कहाँ रहते हैं? द्रव्य में। तो जैसे शुंठी है, ये एक द्रव्य है और इसका अगर हम रस देखें तो कटु होता है, इसका गुण देखें तो स्निग्ध होता है, इसका वीर्य देखें तो उष्ण वीर्य का होता है, विपाक इसका मधुर होता है ना? ये सारी चीजें होती हैं, ये सब सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ेंगे, अभी केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये सब रस गुण वीर्य विपाक इसके अंदर रहते हैं। अगर कभी हम शुंठी को नष्ट कर दें, शुंठी को जला दिया, नष्ट कर दिया, तो इसके अंदर रहने वाले ये सभी गुण नष्ट हो जाएंगे। सभी क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो ये भी तो समवाय संबंध हुआ, ये भी क्या हुआ? समवाय संबंध हुआ कि द्रव्य के नष्ट होने पर। अब इसका चिकित्सा में कैसे? जैसे आप देखते होंगे कि औषधियों की एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट में जैसे ये सूंठी रखी है, सोंठ रखी है और सोंठ में घुन लग जाए, सोंठ में क्या हो? घुन लग जाए, घुन सोंठ को खा के खत्म कर देंगे, यानी कि ये एक्सपायर हो गई, द्रव्य खत्म हो गया, तो इसके अंदर रहने वाले रस गुण वीर्य विपाक खत्म हो गया। तो किसी भी द्रव्य का एक एक्सपायरी, जैसे आप दवा लेने जाते हैं तो उस दवा में एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, जैसे आप पैरासीटामोल लेने जाएं तो उसमें एक्सपायरी डेट पड़ी होगी। तो एक्सपायरी डेट कहने का मतलब है कि उस द्रव्य के अंदर रहने वाले जो फंक्शनल तत्व होते हैं वो सब नष्ट हो चुके होते हैं, क्योंकि द्रव्य अपनी वास्तविकता को छोड़ चुका होता है। आपको वो टेबलेट दिखाई पड़ सकती है कि ऐसी है, लेकिन उसके अंदर रहने वाले जो तत्व हैं वो नष्ट हो चुके हैं। तो यही समवाय संबंध होता है। ठीक है, तो समवाय संबंध क्या है? हमेशा निश्चित होता है और ये द्रव्यों के बीच में होता है। इसी बात को समझाने के लिए इन्होंने, चरक जी ने नेक्स्ट एक श्लोक लिखा है, यत्र आसिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत तद द्रव्यम। अब इसको देखो कितना आसान हो गया याद करने में, क्योंकि आपने इससे पहले की चीजें समझ ली है। अब क्या कह रहा है कि यत्र आश्रितम, यत्र मतलब जहां पर आश्रित हूं, और आश्रित क्या है? कर्म और गुण। कर्म और गुण जहां पर आश्रित हूं, कारणम समवाय, और किस कारण से? समवाय संबंध से, समवाय कारण से या समवाय संबंध से आश्रित हूं। यत तद द्रव्यम, उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्य कहते हैं। तो अब श्लोक की हिंदी क्या होगी?
कि जहां पर कर्म और गुण समवाय संबंध से आश्रित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो समवाय संबंध पीछे आपको समझ में आ गया कि अगर द्रव्य नष्ट हो जाए, जैसे सुंठी अगर नष्ट हो जाए तो उसमें रहने वाले कर्म और गुण जो होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब द्रव्य ही नहीं बचा तो वहां पर कोई चीज, प्रश्न ही नहीं उठता है कि आगे उसके कुछ हो। तो यही क्या है, समवाय संबंध है, और इस ये द्रव्य की डेफिनेशन है। तो इसको याद रखें, ये सब आपको सेकंड क्रॉप में भी काम आएंगी। और अगर हम, ये तो द्रव्य पढ़ा, अगर गुण के लक्षण देखें, कर्म पढ़ लिया, द्रव्य पढ़ लिया, और अब गुण के बारे में अगर देखें तो गुण क्या कहता है, गुण कहता है कि समवायितु निश्चेत, समवायितु निश्चेत, ये एक एक लाइन के श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप इसकी हिंदी याद रखें, कारणम गुणा, समवायितु निश्चेत निश्चेत कारणम गुणा। तो यहाँ पर पहले हम देखें क्या क्या चीजें लिखी हैं। एक तो लिखा है समवायी, नंबर 1 पे क्या लिखा है, समवाय, यानी कि समवाय संबंध से, समवाय संबंध से। और दूसरा लिखा है निश्चेत, नंबर 2 पॉइंट क्या लिखा, निश्चेत, निश्चेत मतलब चेष्टा रहित हो, चेष्टा रहित हो। और नंबर 3 पॉइंट पे लिखा कारण, कारण मतलब जो ग्रहण करने में कारण हो, उसे क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। तो ये लक्षण है। अब इनको समझो कि क्या चीज, एक मतलब 2-3 शब्दों में चरक ने कितनी बड़ी बात कह दी, इसको समझेंगे हम लोग। पहली चीज कह रहा है कि समवाय संबंध से, तो समवाय संबंध से किसमें हुआ, द्रव्य में आ सकता है। गुण कहाँ रहता है, द्रव्य। अभी पिछले श्लोक में ही हम लोग पढ़ के आए हैं कि समवाय संबंध से कहाँ आश्रित है, तो समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित है। दूसरा है चेष्टा रहित है, चेष्टा मतलब गुण जो होता है वो ऐसे रहता है, पड़ा रहता है, चेष्टा रहित है। लेकिन गुण जब आपके शरीर के अंदर जाता है तो वो तो कोई चेष्टा रहित होगा, लेकिन जब आपके शरीर के अंदर जाएगा तो उससे कर्म होगा, कर्म। और इनको समझें, चेष्टा रहित है यानी कि शरीर के अंदर जाने पर ये कोई कार्य नहीं करेंगे, इनसे क्या होगा, वीर्य की उत्पत्ति होती है, और ये वीर क्या कराएगा, ये कर्म कराता है, ये चेष्टावान होता है, या चेष्टावान होता है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, एक एग्जाम्पल लेके समझाएं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पीछे हमने सोंठ पढ़ी थी, सुंठी। सुंठी क्या थी, स्निग्ध थी, स्निग्ध गुण इसका था। अब स्निग्ध गुण आपके शरीर के अंदर गया तो उसका क्या मतलब हुआ, चला गया गुण, काम नहीं किया, चेष्टा रहित यानी कि पड़ा रहा। लेकिन ये स्निग्ध गुण ने क्या किया, यहाँ पर उष्ण वीर्य को उत्पन्न किया, और उष्ण वीर्य ने क्या किया, कफ का नाश किया। तो ये जो कफ का नाश है ये क्या हो गया, ये चेष्टा यानी कि ये कर्म हो गया। और उष्ण वीर्य जो होता है ये क्या हो गया, ये कर्म कराने वाला हो गया। तो कर्म कराने वाला क्या हो गया, वीर्य उष्ण हो गया, और जो कर्म करता है उसको कर्म कहते हैं। और यहाँ पर गुण क्या है, गुण तो शरीर के अंदर गया, चेष्टा कोई कार्य नहीं किया, चेष्टा रहित होता है, और कार्य उसने किससे करवाया, वीर्य से करवाया। तो ये छोटी छोटी जो डिफरेंस है कि चेष्टा रहित क्यों है, क्योंकि गुण जाएगा तो कोई काम करेगा, गुण जाके कार्य नहीं करता है, गुण वीर्य से कार्य कराता है। और जो कार्य होता है फाइनली जो चीज निकल के आती है उसको कर्म कहते हैं। इन सब बातों को समझना बहुत जरूरी।
दूसरा ग्रहण करने में कारण है। ग्रहण करने में कारण का मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा कि रूक्ष गुण की चीजें ले आओ। अगर कोई कहे कि रूक्ष गुण ले आओ, तो रूक्ष गुण होता है जौ में। जो जौ होता है, खाने की रोटी बनाई जाती है इससे। तो कोई मोटा व्यक्ति हो गया, तो मोटा व्यक्ति को पतला करना है, तो हमको क्या कहें कि भैया रूक्ष चीजें खिलाओ इसको। तो रूक्ष मतलब आप उस पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुण, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके बेसिस पे आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो वो कहलाता है गुण। तो समवाय तो निश्चेत कारणम गुणा। तो जो समवाय संबंध से द्रव्य में रहे, जो निश्चित चेष्टा रहित हो, और जो ग्रहण करने में कारण है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी वैसी है, इसीलिए हम अपने लिए चिकित्सा के लिए उसको ग्रहण करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बहुत डीप हो रहा है, लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको आगे के प्रॉब में दिक्कत नहीं होगी। अभी से समझेंगे, इस लेक्चर को सुनते रहेंगे, तो सेकंड प्रॉप में फिर आपको ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, आराम से घूमिए। फिर उसी के बाद में कर्म। अभी हमने गुरु गुण के लक्षण पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे कर्म के लक्षण। कर्म के लक्षण में संयोगे चा विभागे चा, कारणम द्रव्य आश्रितम, कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्म न अन्य अपेक्षित। तो संयोगे चा विभागे चा कारणम द्रव्याश्रितम, कर्तव्य क्रिया कर्म, कर्म न अन्य अपेक्षित। तो इसको भी हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। पहला चीज कह रहा है कि संयोगे चा विभागे चा। तो संयोग का मतलब होता है मिलना, और विभाग का मतलब होता है अलग होना। विभाग मतलब अलग होना। तो संयोगे चा विभागे चा कारणम, इसका जो कारण है ये कहाँ आश्रित है, द्रव्य आश्रितम, ये द्रव्य में स्थित है, द्रव्य में स्थित है। कर्तव्य क्रिया कर्म, तो जो कार्य किया जाता है, कर्तव्य की जो क्रिया होती है उसको कर्म कहते हैं, कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि कर्म ना अन्य अपेक्षित, और जो कर्म है अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता है। अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता है। देखो अब इसको समझते हैं कि क्या होता है कि संयोग मतलब एक दूसरे का मिलना, विभाग मतलब अलग होना। तो ये कारण जो है वो कहाँ स्थित है, द्रव्य में स्थित है। अब जैसे केमिस्ट्री एग्जाम्पल अगर आप केमिस्ट्री वाला समझाएं, तो उसमें जैसे आपने लिया HCl लिया, NaOH लिया, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा। HCl क्या है, एक द्रव्य है। NaOH भी क्या है, एक द्रव्य है।
तो HCl और NaOH मिलके क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड, ये भी एक द्रव्य है, और H2O ये भी एक द्रव्य है। तो इनका क्या हुआ आपस में भाई? सोडियम आके क्लोराइड से मिला और H आके OH से मिल गया। तो जो कैटायन है वो एनायन से मिला, है ना? कैटायन किससे मिला? एनायन से मिल गया। तो ये जो कैटायन है, ये एनायन है, ये क्या है? ये द्रव्य ही तो है। ये क्या है? ये द्रव्य है। और इनका मिलना ना मिलना ये इसी द्रव्य में ही तो स्थित है भाई। सोडियम क्लोराइड जो है, ये HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो ये द्रव्य में ही स्थित कारण की वजह से हुआ कि एक प्लस था एक माइनस था। भाई आप ले जाइए HCl और H2O4, हम आपसे कहें कि HCl लो और H2O4 लो, तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, क्या दोनों रिएक्शन करेंगे? भाई दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? इसमें कुछ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? ये भी तो द्रव्य हैं, इनको बनना चाहिए, कुछ ना कुछ ये बन जाए। अब ये सामान्य हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की। तो अन्य प्रेशर अप्लाई करके कुछ बना दिया जाए वो अलग का मैटर है, लेकिन एक एसिड दूसरे एसिड से रिएक्शन करके कुछ नहीं बना रहा। इसको कुछ बनाना चाहिए लेकिन नहीं बना रहा। जबकि वही एक बेस ले लिया जाए, एक एसिड ले लिया जाए, तो कुछ ना कुछ बन जा रहा है। तो ये जो बन जा रहा है, इनका जो मिलना, ये अलग होना, ये द्रव्य में ही स्थित है भाई। HCl H2SO4 से रिएक्शन नहीं कर रहा है, यानी कि इस द्रव्य में दोनों एसिड हैं इसीलिए आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एक एसिड एक बेस, ये द्रव्य में ही एक ऐसा कारण है कि एक कैटायन है एक अनायन है, इसलिए आपस में रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो अब ये कर्म का लक्षण हो गया कि जो कर्म क्या है? मिलना और अलग होना, ये कारण द्रव्य में स्थित है। फिर कह रहा है कि कर्तव्य क्रिया कर्म, कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। अब कर्तव्य की क्रिया क्या है? कर्तव्य की क्रिया का मतलब है, जैसे हम यहाँ ये मान चले कि हमको कर्तव्य की क्रिया, हमको जैसे बुखार उतारना है, ज्वर कम करना है, तो आपने इसके लिए पैरासीटामॉल खिला दिया। पैरासीटामॉल जब आप उसको खिलाएंगे तो बुखार उसका कम हो जाएगा। तो यही तो कर्तव्य की क्रिया है। आपका कर्तव्य क्या था? कि उसका बुखार हम कम करें, और क्रिया मतलब चिकित्सा। तो आपका कर्तव्य था यानी कि उसको चिकित्सा करके उसका हमको बुखार कम करना था, तो वही कर्म कहलाता है। तो बुखार कम होना ही कर्म है। और ये जो कर्म है अन्य किसी कारण की अपेक्षा नहीं करता है। कर्म स्वतः ही काम करता है, किसी कारण की अपेक्षा नहीं करता है। अब आपने पैरासीटामॉल उसको खिलाया, तो ये नहीं है कि वो पैरासीटामॉल खिलाने के बाद में उसको हम गर्म कमरे में बंद कर दें या उसको हम खूब नहलाएं तब बुखार कम होगा। पैरासीटामॉल जाएगा शरीर के अंदर तो बुखार कम करेगा। किसी और फैक्टर की जरूरत नहीं है कि वो कारण उसके हो तब कुछ होगा। ठीक है, तो ये कर्म के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट, लास्ट में एक इत उक्तम कारणम। तो ये सभी कारण हैं, इसीलिए हम लोग, जब आप लोग पढ़े होंगे, चरक संहिता पढ़ना शुरू किया होगा, नई वाली बुक में नहीं पता है लेकिन पुरानी वाली बुक में लिखा हुआ षड पदार्थ, पुरानी वाली बुक में लिखा होगा षड पदार्थ, हेडिंग पड़ी होगी। तो ये षड पदार्थ नहीं है। चरक ने नेक्स्ट पेज पे लिखा है, एक इंपॉर्टेंट बात है ये भी है कि इति उक्तम कारणम। इति उक्तम यानी कि ऊपर जो बताए जा चुके हैं वो क्या है? कारण है। 6 कारण बताए हैं चरक ने। क्या बताया है? उस दिन हमने याद कराया था, साव गुद, साव मतलब सामान्य, विशेष, गुण, कर्म, श्राव बुध से। तो सामान्य, विशेष, बुध
कर्म, द्रव्य और समवाय। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। इन्हें ही चरक ने क्या कहा कि ये 6 कारण हैं, जबकि हेडिंग जब अनुवाद करने वाले ने थोड़ा गलत कर दिया, उसने क्या लिख दिया, ये 6 पदार्थ है, पदार्थ नहीं है, 6 कारण है। फिर नेक्स्ट श्लोक में लिखा होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक फिर से लिखा है चरक संहिता में ही, चरक सूत्र स्थान पहले का 53वां श्लोक, धातु साम्यम, धातु साम्य क्रिया चोक्ताम तंत्र अस्य प्रयोजनम। देखो, हमेशा आप लोग आयुर्वेद का प्रयोजन याद करते हैं कि चरक सूत्र स्थान 1 में ही प्रयोजनम चा से स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, ये हमेशा आप पढ़ते हैं। तो एक प्रयोजन इस यहाँ पर, और कभी कभी क्या होता ना कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंत्र का प्रयोजन क्या है, क्वेश्चन लिख के आता है कि तंत्र का प्रयोजन क्या है, आप लोग वही लिख देते हैं प्रयोजनम चा से स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण। वो गलत है। वो किसका प्रयोजन है? वो आयुर्वेद का प्रयोजन है। वो पूरे चरक संहिता का क्या प्रयोजन है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य की रक्षण कराना, आतुर मतलब रोगी के विकार को दूर कराना। अगर पूछे कि तंत्र का क्या प्रयोजन है, तो सीधे सीधे चरक ने यहाँ बताया है कि धातु साम्यम क्रिया चोक्ताम। पहली चीज लिखी है धातु साम्यम, यानी कि आपको सभी धातुएं जो है वो क्या करनी है? साम्य करना है। धातुओं को साम्य, साम्य का मतलब क्या होता है? साम्य मतलब, अब एक चीज जाने कि चरक ने धातुओं का प्रमाण बताया है। जैसे चरक ने कह दिया कि रक्त जो है 8 अंजलि है, ये चरक विमान स्थान में मिलेगा आपको। फिर बताया कि मेद 2 अंजलि है, वसा 3 अंजलि है, रस 9 अंजलि है। तो चरक ने धातुओं का प्रमाण बताया। जब इन प्रमाण से धातु कम हो जाएंगी, जैसे रक्त 8 अंजलि से कम हो गया तो उसे पांडु यानी कि एनीमिया हो गया, और जब बढ़ जाएगा तो उसे पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा। तो ये जो प्रमाण बताया है, तो यहाँ पर दो धातुओं के साम्य का मतलब, अगर धातुएं जो है बढ़ जाएं तो इन्हें कम करें, और घट जाएं तो इन्हें बढ़ाएं। और क्रिया, क्रिया का मतलब होता है चिकित्सा। तो इस तंत्र अस्य, अस्य प्रयोजनम, इस तंत्र का प्रयोजन यानी कि उद्देश्य क्या है कि धातुएं अगर अपनी साम्य अवस्था में ना हो तो उनकी चिकित्सा कर कर, अगर वो बढ़ी हैं तो उनको घटाएं, उनके अंजलि प्रमाण में लेके आए, और अगर वो कम है तो उसे बढ़ाएं। तो चरक सूत्र स्थान 30 में आप जब जाओगे, सूत्र 30 में भी आयुर्वेद का प्रयोजन लिखा हुआ है, और यहाँ पर इस तंत्र का प्रयोजन लिखा हुआ है। एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट ये जाने कि चरक संहिता में धातुओं को लेकर बोला गया है। धातु, जैसे अन्य संहिताओं में जाएंगे तो वहां दोष बोला जाएगा कि दोष साम्यम क्रिया चोक्ताम, यानी कि अष्टांग हृदय की अगर बात करें तो दोष के ऊपर फोकस रहेंगे कि दोषों को साम किया जाए, जबकि चरक हमेशा धातुओं पर ज्यादा फोकस करते हैं कि धातुओं को हम साम्य अवस्था में लेकर आए। नेक्स्ट श्लोक जो है वो रोगों के त्रिविध कारण लिखे हैं। रोगों के त्रिविध कारण बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
रोगों के त्रिविध मतलब तीन कारण क्या हैं? तो आपके श्लोक की बात करें तो लिखा है कि काल, बुद्धि और इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या नाचा अति चा। और इसको त्रिविध हेतु संग्रह क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिविध हेतु संग्रह क्या है। तो आज किसी को समझ में नहीं आता यार त्रिविध हेतु संग्रह क्या है। हेतु का मतलब होता है कारण। तो तीन कारण क्या है किसी भी व्याधि के? तो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ें कि काल नंबर 1, बुद्धि नंबर 2 और इंद्रिय अर्थानाम। इसको जब आप लोग सेकंड ड्रॉप में आएंगे तो काल जो नंबर 1 है इसको लिखा जाएगा परिणाम, बुद्धि को लिखा जाएगा जो नंबर 2 है इसको लिखा जाएगा प्रज्ञापराध। प्रज्ञा मतलब अपनी बुद्धि से कोई अपराध करें जिससे पेट खराब हो लेकिन फिर भी गोलगप्पे खा ले। तो आप एक तो पहले से पेट खराब था, ऊपर से आपने और गोलगप्पे खा लिए तो आपका पेट और खराब हो जाएगा, तो वो प्रज्ञापराध हो जाएगा। फिर लिखा है कि इंद्रिय अर्थानाम नंबर 3। इंद्रिय अर्थानाम को हम बोलते हैं असात्म इंद्रियार्थ संयोग। असात्म इंद्रियार्थ संयोग, इंद्रियों का अपने अर्थ के साथ में संयोग, असात्म यानी कि ठीक ना होना। जैसे सामने दो बच्चे खड़े हैं, अक्सर आपके बैच में देखा होगा कि अगर दो लड़कियां खड़ी हों, इधर चार लड़के खड़े हो और चार लड़के कुछ बोलो नहीं, सिर्फ क्या करो अपने ओंठ चलाओ और लड़कियों को देखो और थोड़ा हंस दो और उसके बाद में फिर ओंठ चलाओ, कुछ बोलो नहीं। तो लड़कियों को क्या लगेगा कि यार ये लड़के हमारी बुराई कर रहे हैं। उनके दिमाग में जो है कैसे लड़के हैं, बुराई कर रहे हैं हमारी, देखो हंस रहे हैं हमारे ऊपर। तो उनके दिमाग में क्या होगा, स्ट्रेस हो जाएगा। फिर उनके दिमाग में जब स्ट्रेस होगा तो उनका सर दर्द हो जाएगा। तो सर दर्द होना क्या है, एक व्याधि तो हो गई। तो यहाँ पर इंद्री, उनके जो कान वाली इंद्री थी, कान इंद्री यानी कि जो स्रोत इंद्री थी, वहां पर शब्द नहीं आ रहे हैं। भाई वो लोग तो केवल ओंठ चला रहे हैं, शब्द नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपकी बुराई कर रहे हैं। तो ये असात्म इंद्रियार्थ संयोग ही तो हुआ कि वहां शब्द नहीं थे फिर भी आपको लगा कि शब्द हैं हमारी बुराई कर रहे हैं। उसके बाद में आपके दिमाग में स्ट्रेस हुआ, सर दर्द हो गया, व्याधि हो गई। ऐसे ही परिणाम, परिणाम में जैसे गर्मी होना चाहिए, काल, परिणाम मतलब काल, वहां पर क्या होना चाहिए, गर्मी होना चाहिए। लेकिन गर्मी के मौसम में जैसे अभी देखो खूब बारिश हो रही थी बीच में, तो कितने लोग सर्दी जुकाम से पीड़ित हो गए। तो जब भी समय गड़बड़ होगा, और इन तीनों चीजों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी गई है कि इनका मिथ्या योग, त्रिविध हेतु संग्रह पढ़ रहे हैं ना, नंबर 1 इनका मिथ्या योग, नंबर 1 इनका ना मतलब अयोग, और नंबर 3 पढ़ रहे हैं अति, अति मतलब अति योग। अभी इन तीनों का मतलब समझो, एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं। जैसे परिणाम का मिथ्या योग, परिणाम का मतलब हो गया यहाँ पर काल, काल में जैसे ऋतु आ गई कोई। अब पढ़ना चाहिए गर्मी, लेकिन गर्मी में गर्मी ना पड़े, मिथ्या यानी कि ठंडी पड़ने लगे, उल्टा ही हो जाए पूरा। गर्मी में ठंडी पड़ने लगे, आप इस समय स्वेटर निकालोगे क्योंकि आपका शरीर, हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं, हमारा शरीर एडॉप्ट रहता है कि हम 3 ऋतुएं झेलें, जाड़ा गर्मी बरसात। लेकिन किसी ऋतु में उल्टा होने लगे तो हमारा शरीर एडॉप्ट नहीं होगा ना, हमको बीमारियां हो जाएंगी, तो वो मिथ्या योग कहलाएगा। अयोग क्या होता है, अयोग मतलब गर्मी के मौसम में गर्मी पड़े ही नहीं, एकदम सामान्य सा वातावरण। जहां 45 डिग्री तापमान होना चाहिए वहां पर पता लगे 20 डिग्री तापमान है, 25 डिग्री तापमान, एकदम सामान्य।
तब भी हमारा शरीर एडॉप्ट नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग तो गर्मी के आदी हैं कि इस मौसम में गर्मी आएगा। तो वो अयोग। अति योग, गर्मी पड़नी चाहिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड, पता लगे तापमान 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, अति मतलब बहुत ज्यादा तापमान हो जाए, तब क्या होगा? आप जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको हीट स्ट्रोक हो जाएगा, बेहोश हो जाएंगे, पता लगे डेथ हो जाएगी। क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है तो शरीर के जो प्रोटीन, जो एंजाइम होते हैं वो डिनेचर हो जाते हैं, और एंजाइम डिनेचर हो जाएंगे तो निश्चित है मरना। तो ये क्या है? परिणाम का, काल का मिथ्या योग, अयोग और अति योग। प्रज्ञापराध, बुद्धि का मिथ्या योग देखें। बुद्धि का मिथ्या योग क्या हो सकता है? जैसे आपका पेट खराब हो, और पेट खराब है फिर भी जो है आपको लग रहा है कि गोलगप्पा यार आज खाएंगे तो पेट सही हो जाएगा, मार गोलगप्पे खा लिए 40-50, तो क्या होगा? पेट और खराब हो गया, मिथ्या योग हो गया। अयोग, सामने जो है, या मिथ्या योग और अच्छा एग्जाम्पल इससे का क्या है प्रज्ञापराध में, कि सामने रात में आप जा रहे हैं और सामने एक रस्सी पड़ी हो, रस्सी पड़ी है लेकिन आपको लग रहा है यार ये सांप पड़ा हुआ है, और आप जा रहे हैं, आपके पैर से टच कर जाए तो आपको क्या लगेगा? अरे यार मुझे सांप ने काट लिया। आपको टैकी काटिया, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, स्वेटिंग होगी, हो सकता है हार्ट फेल हो जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए। तो ये प्रज्ञा मतलब आपकी बुद्धि ने ही बता दिया कि भैया वो तो सांप है, और आपका बुद्धि से हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन आपके किडनी के सुप्रारेनल ग्लैंड से निकलने लगा, आपको ट्रैकीकार्डिया हो गया, इतना तेज दिल धड़कने लगा, हो सकता है हार्ट फेल हो जाए। तो ये मिथ्या योग हो गया। अयोग, सामने जा रहे हैं, सांप लेटा हुआ है, आपको दिख ही नहीं रहा है सांप लेटा हुआ है, तो क्या है? अयोग हो गया। इसी प्रकार से अति योग हो सकता है ना? तो ये बुद्धि का अति योग। ऐसे ही यही सेम एग्जाम्पल जो है असात्म इंद्रियार संयोग में आपके नेत्र से संबंधित, चक्षु इंद्री से, सामने चक्षु इंद्री आपकी देख रही है कि सामने रस्सी को सांप समझ ले, मिथ्या योग। अयोग, सामने कोई चीज गड्ढा है, आपको दिख ही नहीं रहा है, अंधे बन गए, उसमें कूद गए, गिर गए, पता लगे चोट लग गई, अयोग। अति योग, बैठे हैं इस तरफ, दीवार के उस पार क्या हो रहा है वो भी दिखाई पड़ रहा है, एक्सरे मशीन आंखें हो गई, भले ही कुछ ना हो, है ना? तो वो अति योग हो जाएगा। तो ये सब व्याधियों का कारण है, तो इसीलिए इनको त्रिविध हेतु संग्रह कहा गया है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, त्रिविध हेतु संग्रह के ऊपर क्या लिखेंगे आप? ठीक है, चलो बस आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। चलो, किसी को पूछना है कुछ?